नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश मेहता वेलकम करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बलदाव जी एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है खरपतवारों के बारे में पढ़ रहे थे। खरपतवार क्या होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और खरपतवारों की जो विशेषताएं थी वो भी हमने पढ़ ली। उसके अलावा हमने लेक्चर नंबर 2 में भी खरपतवारों के जो वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि भाई खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों का वर्गीकरण में हमने जीवन चक्र के आधार पर जो है हमने उनका वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया था। आज जो मैं लेक्चर नंबर तीसरा लेकर आया हूँ उसमें हम खरपतवार का जो वर्गीकरण बाकी शेष बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पिछली जो वीडियो है उसका थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेते हैं। हमने खरपतवारों का जो जीवन चक्र के आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि भाई जीवन चक्र के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है उसमें देखा कि जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। जीवन चक्र के बारे में भी बताया कि जीवन चक्र क्या होता है। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा मैं ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ रिवाइज के तौर पर। तो जीवन चक्र के आधार पर हमने 3 भागों में देखा था। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो देखा था कि भाई 1 वर्षीय, दूसरा है द्विवर्षीय और तीसरा है त्रिवर्षीय या बहुवर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीयों को फिर 2 भागों में बांटा था, खरीफ ऋतु के सीजन के हिसाब से, खरीफ ऋतु के और रबी ऋतु के, यानी कि सीजन के हिसाब से उनको बांटा गया था कि विशेष जो सीजन में उगते हैं खरीफ ऋतु की फसल में के साथ साथ खरीफ ऋतु के सीजन में कौन से खरपतवार उगते हैं और रबी सीजन में कौन से खरपतवार उगते हैं, उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया। उसके बाद द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार भी 2 प्रकार से थे, एक थे शाकीय और दूसरे थे काष्ठीय खरपतवार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगला जो है पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खरपतवारों का जीवन चक्र के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम पत्तियों की बनावट के आधार पर। दूसरा जो है पत्तियों की बनावट के आधार पर भी खरपतवारों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सक्रिय पत्ती वाले और दूसरा है चौड़ी पत्ती वाले। सक्रिय पत्ती की बात करें तो सक्रिय पत्ती में जिनकी पत्ती सक्रिय होती हैं, जैसे कि ये देखिए इमेज में जो दिख रहा है आपको, जिनकी पत्ती सक्रिय होती है, घास कुल जो ज्यादातर है या ग्रेमनी कुल जो हम बोलते हैं वो उसमें ज्यादातर जो है लगभग सक्रिय पत्ती के ही पौधे आते हैं। ठीक है, तो सक्रिय पत्ती जिनकी पत्ती सक्रिय होती हैं और चौड़ी पत्ती वाले वो खरपतवार जिनकी पत्ती चौड़ी होती हैं या ब्रॉड होती हैं, उन्हें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहा जाता है। उसके इनके जो उदाहरण भी है मैं साथ साथ में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप जितना ज्यादा आप समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। आप समझने की कोशिश करिए, नोट्स तो आपको लिखे हुए मिल जाते हैं या आप खुद नोट्स किताब में से और वीडियो के माध्यम से बना सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आपको समझना। इसलिए मैं फालतू बोर्ड वगैरह का उपयोग कम लेता हूँ, इसलिए आपको मैं इमेज से माध्यम बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से या किसी प्रकार से ज्यादा समझ में आए, एक आपके थीम क्रिएट हो जानी चाहिए। तो ठीक है भाई बच्चों, तो पहला पढ़ा हमने जीवन चक्र के आधार पर जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया और दूसरा पढ़ा हमने पत्तियों की बनावट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला आता है निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्युटली वीड। तो निरपेक्ष खरपतवार की बात करें तो वे खरपतवार जो हमेशा से ही खरपतवारों की भूमिका निभाते हैं, यानी कि बात करें जिनको हम कभी उगाना नहीं चाहते या फिर जिनसे हमको आर्थिक सहयोग या लाभ नहीं मिलता है, उन ऐसे खरपतवारों को निरपेक्ष खरपतवार बोलते हैं। यानी कि जिनकी हमेशा प्रकृति कैसी रही है खरपतवारों की, कभी हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते, हमेशा से उन्होंने हमको फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाया है, वो हमेशा क्या बोले जाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार बोले जाते हैं। दूसरा की बात करें सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार का मतलब है जो खरपतवार नहीं है वास्तविक तौर पर कभी कभी खरपतवार की भूमिका निभा रहे हैं। निरपेक्ष खरपतवार तो हमेशा खरपतवार की भूमिका निभाते हैं, पर सापेक्ष जो खरपतवार होते हैं वो हमेशा खरपतवार की भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं में सरसों उग रही है, गेहूं उगाए अपन ने पर उसमें सरसों उगी। सरसों है तो फसल उपयोगी है, पर हम गेहूं में उसको उगाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वहां पर उसको क्या बोलेंगे? खरपतवार बोलेंगे। और उस ऐसे खरपतवारों को क्या नाम देते हैं हम? सापेक्ष खरपतवार। या फिर बात करें हम चना है, तो चना में सरसों उग गई,
चना में सरसों उग गई तो उस ऐसे खरपतवार सरसों जो है उसको कौन सा खरपतवार बोलेंगे अपन? सापेक्ष खरपतवार। तो सबसे पहले हम बात करें तो निरपेक्ष और सापेक्ष में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करें। निरपेक्ष खरपतवार जो हमेशा खरपतवारों की भूमिका निभाते हैं, यानी वो फसल हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे बात करूं मैं कि भाई कोई फिल्म में अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी का किरदार हमेशा ज्यादातर फिल्मों में क्या रहता है? बोलिए। खरपतवार जैसे होते हैं निरपेक्ष खरपतवार, उसी प्रकार हमेशा अमरीश पुरी का ज्यादातर फिल्मों में किसका जो विलन रहता है, जिसे हम गद्दार बोलते हैं, उसका रोल रहता है। अब कभी मान लो वो हमारे लिए कोई सी ऐसी फिल्म होगी जिसमें वो क्या दिख गया कि इसमें अच्छा काम, नेक काम करने वाला मिल गया है, हीरो का काम करने वाला मिल गया, तो वो है अपन को तो तुरंत उसको देखते ही क्या इमेज क्रिएट होगी कि भाई साहब ये तो विलन है। पर वो वहां पर विलन तो नहीं है, वो वहां पर हीरो का काम क्रिएट करता है। इसी प्रकार निरपेक्ष खरपतवार जो हमेशा हमको नुकसान पहुंचाते हैं, और सापेक्ष खरपतवार जो हमको फसलों के रूप में उनको उगाकर हम काम में लेते हैं, पर कभी कभी खरपतवारों की भूमिका निभाते हैं। वो कौन से होते हैं? सापेक्ष खरपतवार होते हैं। तीसरे बात करें हम फसल संबंध के आधार पर जो पढ़ रहे हैं हम, पहला पढ़ा निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, और तीसरा पढ़े बात करें हम नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी कि जो फसल के समान दिखाई देते हैं या फसल की नकल करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे मान लो बात करें गेहूं है, तो गेहूं में बात करें गेहूंसा। गेहूंसा एक ऐसा खरपतवार है जो गेहूं के समान दिखाई देता है। हम पता नहीं चलेगा उसके पौधे, जब तक उसमें बीज नहीं बनेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा गेहूं है और कौन सा गेहूंसा है। गेहूंसा जिसे गेहूं का मामा के नाम से बोला जाता है, ये एक नकलची खरपतवार की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार जैसे सरसों है, सरसों में सत्यानाशी, सरसों में सत्यानाशी की बात करें तो सरसों में जो सत्यानाशी है वो भी बिल्कुल सरसों की तरह ही दिखाई देती है। तो नकलची खरपतवार क्या? नकलची खरपतवार जो फसल के समान नकल करते हैं वो नकलची खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं हम चौथा विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के यानी कि वो खरपतवार जिन्हें एक ही विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो जलकुंभी है, जलकुंभी को जल में रहना पसंद है। किस में रहना पसंद है? जल में रहना पसंद है, यानी कि उसको पानी की आवश्यकता होती है, पानी वाली जलवायु में ही रहेगी। अगर पानी नहीं है तो उसका जीवन नष्ट है, वो जीवित नहीं रह पाएगी। या फिर बात करें हम कोई जैसे सूक्ष्म जलवायु जो जैसे मान लो शुष्क जलवायु के, शुष्क जलवायु के जैसे मान लो नागपनी, नागपनी के अलावा कुछ जो गुद्देदार पड़ने वाले को और भी खरपतवार होते हैं, तो वो सूक्ष्म विशेष सूखी जलवायु या कम जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यानी कि अगर उनको हम ज्यादा पानी दे देते हैं या ज्यादा पानी पहुंचाते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कि उनको कैसी जलवायु चाहिए? गर्म या शुष्क जलवायु। या फिर कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको पानी के पास में उगना, जैसे कासनी है तो पानी के पास में उगना है। ठीक है, तो वो होते हैं विशेष सूक्ष्म जलवायु के। उसके बाद बात करें अब अवांछित खरपतवार। पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, तीसरा नकलची, चौथा विशेष सूक्ष्म जलवायु के, और पांचवा है अवांछित। अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार क्या होते हैं? यानी कि वो वास्तविक खरपतवार तो है नहीं, पर उनको कभी कभी खरपतवार के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो लोकवान फर्स्ट किस्म, यानी कि एक फसल का पौधा दूसरी फसल उसी किस्म की दूसरी उसके साथ उग गया। जैसे मान लो लोकवान फर्स्ट के साथ सोनालिका किस्म का अगर पौधा उगा है, तो गेहूं, दोनों एक ही है, गेहूं में ही गेहूं उग रहा, पर किस्म का अंतर है मात्र। किसका अंतर है? किस्म का अंतर है। अगर एक किस्म का पौधा दूसरी किस्म में उग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अवांछित खरपतवार बोलते हैं। जैसे मान लो लोकवान जो किस्म है गेहूं की, लोकवान एक में उसमें सोनालिका किस्म के उग गया, अपन ने वही कौन सी थी? लोकवान वही, पर उसमें कौन सा उग गया? कहीं कहीं पर सोनालिका उग गया। तो ऐसे खरपतवारों को क्या बोलेंगे? अवांछित खरपतवार बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं हम परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार यानी कि वे खरपतवार
जो दूसरे पेड़ पौधों या फसलों पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं या उन्हीं से पोषण प्राप्त करके अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वो होते हैं परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवारों की बात करें जैसे रिजका है, तो रिजके पर अमरबेल है। अमरबेल का आपने नाम सुना होगा। अमरबेल जो खरपतवार है वो एक शाकीय खरपतवार भी है और ये बहुत फेमस खरपतवार है। तो रिजके पर अमरबेल जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करें तमाकू पर ओरोबंकी। तमाकू जो होता है, जो तम्बाकू जो अपन जर्दे के रूप में खाते हैं या जैसे पीते हैं वो वाला तम्बाकू, तो उस पर ओरोबंकी है जो भी परजीवी खरपतवार के रूप में रहता है। तो ये थे अपने खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, यानी कि फसलों से जो संबंध है उसके आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा, और वो थे हमारे 6 प्रकार के। 6 प्रकार से पहला पढ़ा अपन ने निरपेक्ष खरपतवार, यानी कि वो खरपतवार जो हमेशा खरपतवार की प्रकृति होती है उनकी हमेशा, यानी जिनसे हमको इनकम नहीं हो सकती, वो खरपतवार। ठीक है। अगला पढ़ा था हमने सापेक्ष खरपतवार, जिसमें मतलब एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उग जाता है, वो होते हैं सापेक्ष खरपतवार। उसके बाद पढ़ा हमने नकलची या अनुकारी, यानी कि वे खरपतवार जो है फसल के समानता दर्शाते हैं या उनके नकल करते हैं, नकलची खरपतवार। उसके बाद विशेष सूक्ष्म जलवायु के, यानी कि उनके लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई जलीय खरपतवार है, कोई सूखी या बंजर भूमि के खरपतवार है, तो इस प्रकार से, या कोई खेतों के। उसके बाद जैसे एक 5वां था हमारा अवांछित, यानी कि एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग रहा था। और 6वां था हमारा परजीवी खरपतवार, यानी कि दूसरे खरपतवार के पौधे दूसरी फसल या पौधों पर अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। अगला जो हम बात करते हैं मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवार को वर्गीकरण। तो मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में पहला बात करें जलमग्न भूमियों के खरपतवार, यानी कि जहां पर पानी भरा हुआ रहता है या स्थिर पानी भरा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में जो खरपतवार उगते हैं उन्हें जलमग्न भूमियों के खरपतवार कहते हैं। जैसे कि मान लो बात करें हम जलकुंभी है। जलकुंभी हमेशा पानी में रहती है, जहां पर स्थिर पानी भरा हुआ है वहां पर जलकुंभी रहती है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार। शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार जो है, जो हमेशा सूखी जलवायु या कम पानी वाले भूमियों में उगते हैं, उन्हें बोलते हैं शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार। जैसे मान लो बात करें हम रेगिस्तानी एरिया में जो उग रहे हैं, जैसे मान लो बात है जरबेरी की। उसके बाद बात करें हम कृषि क्षेत्रों के खरपतवार, यानी कि वे खरपतवार जो कृषि क्षेत्र में उग रहे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्रों की बात करें जैसे कि जहां पर हम खेती करते हैं या फसल उत्पादन करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कृषि योग्य क्षेत्र बोलते हैं। और उनमें जितने भी जो खरपतवार होते हैं खरीफ ऋतु के, रबी ऋतु की, उन सभी खरपतवार किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करें हम अकृषित क्षेत्रों की, तो अकृषित क्षेत्रों की बात करें तो अकृषित क्षेत्रों में यानी कि उद्योग हुए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो एरिया हुए, या खाली पड़ी हुई बंजर भूमि हुई, या सड़कों के किनारे की जो भूमि हुई, उनमें जो भी खरपतवार उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार। जैसे कि मान लो बात करो दोस्तों, आप कभी गए सड़क किनारे किनारे जाते हो तो आपने देखा होगा लेंटाना कैमराना या गाजर घास। लेंटाना कैमराना नहीं देखा हो तो देखिए यह लेंटाना कैमरा। अब जाइएगा जब गौर करके देखिएगा कि लेंटाना कैमराना है या नहीं, तो आप जैसे ही देखोगे सड़क के किनारे तो आपको लेंटाना कैमराना नजर आएगा। अब बात करते हैं अगली विधि है प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। प्रजनन विधियों के बाद की बात करें कि भाई प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया है। प्रजनन विधि यानी कि एक पौधे से नए पौधे कैसे तैयार हो रहे हैं, तो उसके आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण की हम बात करें तो 3 प्रकार से किया गया है। पहला जो है वह बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, दूसरा है वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाला खरपतवार, और तीसरा है बीज व वानस्पतिक भाग दोनों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी कि कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीज से ही उत्पन्न होते हैं, या जो बीज उत्पन्न करके नए पौधे तैयार करते हैं, या बीजू पौधे जो तैयार करते हैं उन्हें बीज वाले जो खरपतवार की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद वानस्पतिक भाग की बात करें, यानी कि बीज को छोड़कर पौधे के अन्य किसी भाग से अगर पौधा उत्पन्न हो रहा है तो उसे उन श्रेणी में रखा गया है वानस्पतिक भागों से प्रजनन करने वाले खरपतवारों को। और अगला जो है बीज व वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि मान लो दूब घास हुई, मोता हुए, ये सभी जो ऐसे खरपतवार हैं जो दोनों ही प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा खरपतवारों का जो 6 प्रकार से वर्गीकरण था, वो हमने पूरा पढ़ा कि भाई जैसे जलवायु, पहला पढ़ा था हमने
जो है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, जो उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ा हमने खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, उसके बाद पढ़ा हमने मृदा व जलवायु के आधार पर, उसके बाद पढ़ा हमने जीवन चक्र के आधार पर, उसके बाद पढ़ा हमने प्रजनन विधियों के आधार पर। इस प्रकार हमारा जो खरपतवार वाला जो वर्गीकरण की जो बात करी थी हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, तो हमारा खरपतवार का वर्गीकरण जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में जो है खरपतवार के लाभ और हानियों की बात करेंगे, तो कि भाई खरपतवार के क्या लाभ हैं और खरपतवार की क्या हानि है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। हमारे अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप, या पर्सनली मैं जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं उन पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।